एक कहावत है, बीहड़ और बिछिया का पानी इतना चाड़ बहता है कि उसको पीने वाले अपनी अदावत कभी नहीं भूल पाते। तो आप इस कहावत से जान गए होंगे कि मैं बघेलखंड की बात कर रहा हूं, क्योंकि बीहड़ और बिछिया नदी जो बहती है वो रीवा में बहती है। दोस्तों, मैं अभिषेक गौतम और मेरी टीम यानी कि आर्टिकल 21A आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण सीरीज। और उस सीरीज के क्रम में हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति, और कला और संस्कृति वाले भाग में हम देख रहे थे मध्य प्रदेश में स्थापत्य कला यानी कि मध्य प्रदेश का आर्किटेक्चर। तो आज हम क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश में बघेलखंड में या बघेली राजाओं द्वारा या बघेल राजाओं द्वारा बनवाए गए स्थापत्य, उनके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये बघेल राजा कहां से आए और इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार कैसे किया, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बघेलखंड है या किस क्षेत्र को बघेलखंड कहा जाता है। ये तमाम जानकारियां हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बघेल राजाओं के बारे में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि कैसे स्थापना हुई बघेल राजवंश की। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ, दक्षिण भारत में एक राजवंश हुआ करते थे चालुक्य। कौन सा राजवंश था? चालुक्य। और ये जो चालुक्य राजा थे, ये क्या हुआ, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कहाँ आ पहुंचे, उत्तर भारत में आ पहुंचे। और उत्तर भारत में आने के क्रम में, ये जब उत्तर भारत में आए तो उत्तर भारत में आने के क्रम में ये कहाँ आए, गुजरात आए। और गुजरात में ये कहलाए सोलंकी। तो हमने क्या देखा कि चालुक्य जो राजवंश है वो कहां पे है, दक्षिण भारत में है। और उन्होंने क्या किया है, अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए वो कहां आ गए हैं, गुजरात में आ गए हैं। और गुजरात में वो क्या कहलाए, सोलंकी कहलाए। अब गुजरात के पास एक छोटी सी जगह है अनहिलवाड़ा। कौन सी जगह है, अनहिलवाड़ा। और इस अनहिलवाड़ा क्षेत्र में क्या हुआ, सोलंकियों की एक शाखा टूट के आई। ये सोलंकियों की एक शाखा आई, ये भी क्या कहलाए, अनहिलवाड़ा के सोलंकी कहलाए। इन्हीं अनहिलवाड़ा वाले सोलंकियों में से एक प्रमुख राजा हुए व्याघ्रदेव। अब हमने क्या देखा कि दक्षिण भारत से चालुक्यों की एक शाखा टूट के कहां आई, गुजरात आई, जो क्या कहलाए, वो सोलंकी कहलाए। और इन्हीं गुजरात के सोलंकियों की एक क्षेत्र कौन सा हो गया, अनहिलवाड़ा हो गया। ये भी कहां पे है, गुजरात में है। और ये क्या कहलाए, अनहिलवाड़ा के सोलंकी कहलाए। ठीक है, और इन्हीं में एक राजा हुए थे, कौन, राजा धवल हुए। राजा धवल के पुत्र का नाम क्या था, व्याघ्रदेव था। और व्याघ्रदेव के बड़े परम मित्र हुआ करते थे, कौन, कालिंजर के नरेश राजाभर। कालिंजर के नरेश कौन थे, राजाभर थे। अब ये व्याघ्रदेव और राजाभर के कौन है, परम मित्र हैं। और उस दौरान भारत में जो दिल्ली में सत्ता हुआ करती थी, दिल्ली में कौन थे, लोधी शासक थे। अब इन लोधी शासकों ने क्या कर रखा था, अलग अलग क्षेत्रों में अपने सावंत बना रखे थे। तो जो बघेलखंड का जो लोधी सावंत हुआ करता था, लोधी सावंत, ये जो लोधी सावंत था, ये बार बार कालिंजर नरेश राजाभर को क्या किया करता था, परेशान किया करता था, उनके ऊपर आक्रमण किया करता था। अब इस आक्रमण से तंग आकर के राजाभर ने क्या किया, अपने मित्र राजा व्याघ्रदेव से क्या मांगी, सहायता मांगी। उन्होंने कहा, मेरे मित्र मेरी सहायता करो। तो कालिंजर नरेश जो ये राजा धवल के पुत्र थे व्याघ्रदेव ने, उनके दो पुत्र हुआ करते थे, भीमल देव और भीसल देव। इन्हीं भीमल देव और भीसल देव को क्या किया, राजा व्याघ्रदेव ने क्या किया, कालिंजर नरेश की सहायता के लिए भेज दिया। अब ये दोनों भाई पहुंचे और उन्होंने क्या किया, इस लोधी सामंत की क्या कर दी, उसने हत्या कर दी।
और इस बात से कौन प्रसन्न हो गए? राजा भर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया, इन दोनों भाइयों को एक छोटा सा क्षेत्र दिया, उस क्षेत्र का नाम था गहोरा। और ये क्या किया उन्होंने, गहोरा की जागीर किसे दे दी? जागीर किसे दे दी? इन दोनों भाइयों को दे दी। अब देखिए ये गहोरा वाला क्षेत्र वर्तमान में कहां में देखने के लिए आपको मिलेगा? चित्रकूट में देखने के लिए मिलेगा, चित्रकूट में देखने के लिए मिलेगा। और आपको याद होना चाहिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो 2020 की प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें एक प्रश्न आया था, बुंदेलखंड की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो यही गहोरा ऑप्शन में था। बहुत सारे लोगों ने गलती करके क्या कर दिया था, बांधवगढ़ को ऑप्शन में लगा दिया था, लेकिन जबकि प्रारंभिक राजधानी कौन है? गहोरा है। तो हमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो बघेलखंड है या बघेल रियासत है, बघेल रियासत, बघेल रियासत, बघेल रियासत की जो प्रारंभिक राजधानी है वो क्या है? गहोरा है। अब देखिए ये दोनों भाई हैं भीमल देव और भीसल देव। इसमें से बड़े वाले भाई कौन है? भीसल देव हैं। तो भीसल देव ने क्या किया, अपने छोटे भाई भीमल देव को ये गहोरा की जागीरें दे दी और स्वयं कहां लौट आए? अनहिलवाड़ा लौट आए, क्योंकि वहां उनको अपने पिता की सहायता करनी थी। तो इस तरह से पूछा जाएगा कि बघेल रियासत की स्थापना करने वाले कौन हैं, तो आपको नाम याद आना चाहिए भीमल देव। लेकिन अगर आपके पेपर में व्याघ्रदेव का नाम आता है तो आप व्याघ्रदेव ही टिक करेंगे, क्योंकि बघेल रियासत की स्थापना और किसके नाम पर की गई है? व्याघ्रदेव के नाम पे की गई है और व्याघ्रदेव ने ही अपने दोनों बच्चों को भेजा था। इसलिए माना जाता है कि बघेल रियासत की स्थापना किसने की थी? व्याघ्रदेव ने की थी। अगर व्याघ्रदेव नहीं है तो इन दोनों भाइयों ने की थी। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखते हैं कैसा हुआ है। तो दक्षिण भारत में जो चालुक्य थे उनकी एक शाखा गुजरात आई और गुजरात में ही क्या कहलाए? सोलंकी कहलाए। और इन्हीं सोलंकी की एक शाखा कहां आ गई? आपके अनहिलवाड़ा में आ गई। और अनहिलवाड़ा के जो राजा हुए कौन हुए? राजा धवल हुए। राजा धवल के पुत्र थे व्याघ्रदेव और व्याघ्रदेव के दो पुत्र हुए भीमल देव और भीसल देव। व्याघ्रदेव के बड़े परम मित्र हुआ करते थे कलिंजर के नरेश राजा भर, और राजा भर को बार बार परेशान कर रहा था कौन? लोधी सामंत। और इस लोधी सामंत की सहायता के लिए, लोधी सामंत को पराजित करने के लिए व्याघ्रदेव ने अपने दोनों पुत्रों को भेजा और उनके दोनों पुत्रों ने क्या कर दिया? कल लोधी सामंत की हत्या कर दी। और इससे प्रसन्न होकर के राजा भर ने क्या किया? गहोरा की जागीरें जो थी भीमल देव और भीसल देव को दे दी। और इस प्रकार जो प्रारंभिक राजधानी बनी बघेल वंश की वो कौन सी बन गई? गहोरा में बन गई। अब ये क्रम चलना शुरू हो गया और धीरे धीरे देखेंगे इसमें बड़े राजा होंगे, जैसे वीरमदेव होंगे, बुल्लार देव होंगे, रघुराज सिंह होंगे, गुलाब सिंह होंगे, मार्तंड सिंह होंगे। ऐसे तमाम राजा आपको बघेल खंड में या बघेल प्रशासन में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इन राजाओं ने अपने प्रशासन के क्रम में बहुत सारे अच्छे कार्य भी करवाए, कुछ इनसे गलतियां भी हुई। इनके संबंध भी देखने के लिए अच्छे मिलते हैं, जैसे इनके संबंध जो थे जौनपुर के शर्की शासकों के साथ बड़े करीबी संबंध हुआ करते थे। बाद में इनके मुगल शासकों के साथ बड़े प्रिय संबंध रहे। तो अब जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करोगे तो वहां आपके पास प्रश्न आएंगे कि क्या करेंगे? लिखा होगा बघेल और शर्की संबंध को समझाइए, बघेल मुगल संबंध को समझाइए। इसके अलावा बघेलों का जो बड़े लंबे समय तक अदावत रही किसके साथ रही? लोधी के साथ रही, लोधी राजाओं के साथ रही। तो आपको एक प्रश्न आ जाता है मुख्य परीक्षा में देखने के लिए, क्या आता है कि बघेल लोधी संघर्ष को समझाइए। पर चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं आज? स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं, तो हमें यह देखना है कि बघेल राजाओं द्वारा क्या क्या स्थापत्य कार्य करवाए गए हैं। उसी क्रम में हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले जो देखने के लिए मिलता है वो मिलता है रीवा फोर्ट। हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? रीवा फोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब आप इसका चित्र देख करके समझ गए होंगे, इसकी फोटो देख करके समझ गए होंगे कि ये लगभग नष्ट हो चुका है। मतलब अब ये इस पे रहायशी मकान नहीं, अब ये खत्म होने की कगार पे है, जर्जर अवस्था में वर्तमान में देखा जा सकता है। किंतु जो भी रीवा जाता है वो इसे देखने के लिए जरूर जाता है। तो आप जब कभी भी रीवा जाएं तो ये आप रीवा फोर्ट जरूर देखें। अब देखते हैं इसकी स्थापना किसने करवाई थी? इसकी स्थापना करवाई थी जलाल शाह ने। और ये जलाल शाह कौन था? ये शेर शाह सूरी का क्या था? पुत्र था, मतलब उसका बेटा था। और उसी जलाल शाह ने क्या करवाई थी? रीवा फोर्ट की स्थापना करवाई थी। बाद में क्या हुआ? इस किले को जीर्णोद्धार करने के लिए, एक्सपांसन करने के लिए, विस्तार करने का कार्य किसने किया था? तो महाराज विक्रमजीत सिंह ने किया था। अब देखिए कभी कभी आपको नाम मिलेगा रीवा राजाओं के विक्रमजीत सिंह जूदेव। तो जूदेव इनके हर राजाओं के नाम के साथ मिल जाता है। क्या लिखा होता है? जूदेव।
देव। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कोई नए राजा हैं, उन्हीं का पूरा नाम है, इनके नाम लिखा हुआ मिलेगा, महाराज विक्रमजीत सिंह जोदेव, उन्होंने ही करवाया है। और इस किले में जब आप लोग जाते हो तो आप लोगों को कुछ और सारे पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आपको मिलेगा क्षीर सागर तालाब मिल जाएगा। क्षीर सागर जो लेक है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इसी आपको फोर्ट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपको हरियाली दरवाजा देखने के लिए मिल जाता है, जो इसका प्रमुख दरवाजा है। रीवा फोर्ट का प्रमुख दरवाजा कौन सा है? हरियाली दरवाजा है। इसके अलावा मोती महल हो गया और लंबा घर। ये जो आपको जो प्रमुख चीजें हैं आपको कहां देखने के लिए मिल जाएंगी? आपको ये रीवा फोर्ट में देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये सारी चीजें किसने बनवाई हैं? महाराज भाव सिंह ने बनवाई हैं। महाराज भाव सिंह द्वारा बनवाई गई हैं। ठीक है, तो रीवा के नरेश थे महाराज भाव सिंह, उन्होंने क्या किया है इस किले में ये तमाम चीजें बनवाई हैं। अब देखिए, अभी आपको एक प्रश्न बदल के आ जाएगा आपके पेपर में। ऐसा प्रश्न आएगा कि रीवा फोर्ट से कौन कौन से व्यक्ति संबंधित हैं? तो आपको क्या मिल जाएगा? जलाल शाह मिल जाएगा, ठीक है, विक्रमजीत सिंह मिल जाएंगे और महाराज भाव सिंह मिल जाएंगे। मतलब आपको तीन प्रमुख व्यक्तित्व जो किससे संबंधित मिल जाएंगे? तो रीवा फोर्ट से संबंधित मिल जाएंगे। अब हम अगले क्रम में इसी में देखते हैं, तो हमें देखने के लिए मिलता है केवटी फोर्ट। अब केवटी फोर्ट, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि केवटी क्या है? केवटी जलप्रपात है। केवटी क्या है? एक जलप्रपात है, मतलब एक वाटरफॉल है। और इसी जलप्रपात के किनारे क्या बना हुआ है? आपको केवटी फोर्ट बना हुआ है, केवटी का किला बना हुआ है। अब इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण करवाया है हम्मीर देव ने। और ये हम्मीर देव कौन थे? तो हम्मीर देव जो थे चंदेल शासक हुआ करते थे, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया है। आगे चल करके क्या हुआ, इसका जो एक्सपांसन था, विस्तार था, वो किसने करवाया है? राजा नागमल ने करवाया है। ये नागमल कौन हुआ करते थे? एक राजा हुआ करते थे रीवा के, शालवाहन, और उन्हीं के पुत्र थे नागमल, और इन्होंने ही क्या करवाया था? इस किले का विस्तार करवाया था। अब देखिए, केवटी का किला इसके लिए तो कम ही प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी प्रसिद्धि का कारण और भी है। आपको याद होगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, और इस क्रांति के दौरान रीवा क्षेत्र में जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो कौन थे? ठाकुर रणमत सिंह, जिनके नाम में वर्तमान में रीवा में एक कॉलेज भी स्थित है, टीआरएस कॉलेज, आपने सुना होगा। तो ये ठाकुर रणमत सिंह जो थे ये प्रमुख क्रांतिकारी थे। और इस 1857 की क्रांति के दौरान रीवा के महाराज हुआ करते थे रघुराज सिंह। महाराज रघुराज सिंह कौन थे? तो 1857 की क्रांति के दौरान पर जो बघेल रियासत थी उसके राजा हुआ करते थे। और ये जो दोनों लोग थे, रघुराज सिंह और ठाकुर रणमत सिंह, ये बड़े परम मित्र हुआ करते थे। और महाराज रघुराज सिंह ही प्यार से ठाकुर रणमत सिंह को क्या कहते थे? काकू कहते थे। तो पेपर में कभी कभी आपके प्रश्न आ जाएगा कि ठाकुर रणमत सिंह का उपनाम क्या है? तो काकू है। और ठाकुर रणमत सिंह को काकू उपनाम किसने दिया था? तो रघुराज सिंह ने किया था। अब देखिए, जो रघुराज सिंह थे ये दोहरी भूमिका निभा रहे थे किसमें? 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति के दौरान वो कुछ समय के लिए अंग्रेजों से मिले हुए भी थे और कुछ समय के लिए वो क्रांतिकारियों के साथ भी मिले हुए थे। और इसी समय का एक वाक्यान आता है कि जब रणमत सिंह क्या करते हैं? पॉलिटिकल एजेंट के घर पर आक्रमण कर देते हैं। उससे क्रोधित होकर के जो पॉलिटिकल एजेंट होता है वो क्या कहता है कि ठाकुर रणमत सिंह को पकड़ना है। और रणमत सिंह भाग करके कहाँ छुप जाते हैं? इसी केवटी के किले में छुप जाते हैं। और ठाकुर रणमत सिंह को पकड़ने के लिए रीवा के महाराज क्या करते हैं? पॉलिटिकल एजेंट के दबाव में अपनी सेना भेजते हैं। और सेना भेजने के साथ साथ क्या कर देते हैं कि अपने जो गुप्तचर होते हैं वो किसके पास भेज देते हैं? ठाकुर रणमत सिंह के पास भेज देते हैं और कहते हैं कि जाके बताना कि तुमको पकड़ने के लिए सेना आ रही है। और इस तरह से कई बार जो रघुराज सिंह थे उन्होंने किसकी मदद की थी? ठाकुर रणमत सिंह की मदद की थी। तो अब देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न निकल करके आ गए। जैसे हमने देखा कि रणमत सिंह का जो उपनाम है क्या है? काकू है। किसने दिया? रघुराज सिंह ने दिया है। इसके अलावा 1857 की क्रांति के दौरान ठाकुर रणमत सिंह कहाँ
छुपे हुए थे? तो केवटी के किले में छुपे हुए थे। या कहां से क्रांति का संचालन कर रहे थे? तो केवटी के किले से क्रांति का संचालन कर रहे थे। अब हम देखते हैं इसी क्रम में आगे, देखते हैं हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो हमें देखने के लिए मिल रहा है बांधवगढ़ फोर्ट। और देखिए, अगर आप उमरिया जा रहे हैं तो उमरिया में आपको ये किला देखना ही चाहिए, क्योंकि ये अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए, इसके निर्माण काल को लेकर के बड़ा संशय बना हुआ है। आपको इतिहास इसके विषय में मौन है। हमारा जो इतिहास है इसके विषय में कैसा है? मौन है। मतलब आपको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी कि बांधवगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया है। अब इसका कारण है क्योंकि इसे कुछ लोग कहते हैं कैसा है? रामायण कालीन है, रामायण कालीन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसे भगवान राम ने लंका पर विजय के जाते समय उस समय बनवाया था, और जब ये लौट करके आ रहे थे तो इन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को ये किले क्या कर दिया था? उपहार स्वरूप अपने भाई को दे दिया था। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं तो आपको नारद पंचतंत्र में भी देखने के लिए इसका उल्लेख मिल जाता है। इसके अलावा शिव पुराण में भी किसका उल्लेख है? आपके इस बांधवगढ़ के दुर्ग का उल्लेख किया गया है। अब कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया है? तो बघेल शासक व्याघ्रदेव ने करवाया है। बघेल शासक व्याघ्रदेव ने करवाया है। अब देखिए, तो तमाम तरह की किंवदंतियां हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया है। इसीलिए पेपर में कभी भी आज तक ये प्रश्न नहीं आया है कि बांधवगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया है। लेकिन अगर आपके पेपर में ये आता है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें व्याघ्रदेव दिए हैं, तो इसके रूप में आप क्या लगाएंगे? व्याघ्रदेव लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके 4 ऑप्शन में से अगर आपका डी ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अब हम आगे चलते हैं तो हमें देखने के लिए कुछ मिल जाता है कि यहाँ पे कुछ विशेष क्षेत्र बनाए गए हैं। मतलब इसी किले के अंदर, इसी दुर्ग के अंदर आपको कुछ विशेष क्षेत्र देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे जैसे हो गया क्षीर सागर तालाब हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपको शेषशाही तालाब देखने के लिए मिल जाता है। राम लक्ष्मण और सीता मंदिर, यहाँ पे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और सबसे ज्यादा जो पेपर में आया हुआ है वो क्या है? शेषशाही तालाब। पूछ लिया जाता है कि शेषशाही तालाब किस किले में स्थित है या किस दुर्ग में स्थित है? तो बांधवगढ़ दुर्ग में क्या स्थित है? आपका शेषशाही तालाब स्थित है। अब हम आगे चलते हैं तो हमें आगे देखने के लिए मिल जाता है गोविंदगढ़ फोर्ट। अब देखिए, गोविंदगढ़ दुर्ग देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? वर्तमान में यहाँ पे क्या है? आम अनुसंधान केंद्र है। क्या है यहाँ पे? आम अनुसंधान केंद्र है। आम अनुसंधान केंद्र है। अब देखिए, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा सुंदरजा आम का। किसका नाम सुना होगा? सुंदरजा आम। और ये जो सुंदरजा आम है ये कहाँ मिलता है? आपको गोविंदगढ़ वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है ना? तो वर्तमान में जो आम अनुसंधान केंद्र है मध्य प्रदेश का, कहाँ स्थित है? गोविंदगढ़ में स्थित है और इसी किले में स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये रीवा में वर्तमान कहाँ है? तो गोविंदगढ़ एक छोटा सा इलाका है, वहाँ पे स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराज रघुराज सिंह ने करवाया था। अभी मैंने आपको रघुराज सिंह के विषय में बताया था कि इनके विषय में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि 1857 की क्रांति के दौरान में ये क्या थे? रीवा के महाराज हुआ करते थे। ठीक है, अब इसका पुराना नाम कभी कभी पेपर में आ जाता है कि गोविंदगढ़ किले का या गोविंदगढ़ फोर्ट का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम क्या है? खांधो फोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। क्या मिल जाता है? खांधो फोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए, इस किले में भी आपको कुछ विशेष चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे आपको मिलेगा सेतु द्वीप देखने के लिए मिल जाएगा, हवा महल देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आपको विश्वनाथ सागर एक रघुराज सिंह द्वारा बनवाया गया है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको पंच मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा, यहाँ क्या क्या देखने के लिए आपको मिल जाता है? सेतु द्वीप देखने के लिए मिल जाता है, विश्वनाथ सागर देखने के लिए मिल जाता है, पंच मंदिर देखने के लिए मिल जाता है और हवा महल देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए, रीवा महाराजों के श्रेणी में आखिरी क्रम में जो आते हैं वो थे महाराज मार्तंड सिंह जूदेव। ठीक है ना? अब क्या हुआ, जब रीवा रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ उस समय राजा कौन थे? महाराज मार्तंड सिंह थे। कौन थे? महाराज मार्तंड सिंह थे। महाराज मार्तंड सिंह जूदेव थे।
अब देखिए होता क्या है, जो महाराज मार्तंड सिंह जूदेव थे ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं किसके लिए, अपने पर्यावरणीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब होता क्या है कि जब ये भारतीय संघ में शामिल हो जाता है रीवा राज्य, और रीवा के साथ साथ बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर के क्या बना दिया जाता है, विंध्य प्रदेश बना दिया जाता है। और 1949 में क्या होता है, मार्तंड सिंह विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख बन जाते हैं। इसी की खुशी में वो क्या करते हैं कि जोधपुर के नरेश को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, और उनके दोनों बच्चों सहित ये कहाँ जाते हैं शिकार के लिए, तो जाते हैं सीधी, जाते हैं सीधी के पास आपको जो संजय डुबरी क्षेत्र मिलता है वहीं पे एक क्षेत्र है बस्तुआ, और उसी ग्राम में क्या करते हैं, शिकार के लिए आते हैं। और उसी शिकार के दौरान इन्हें एक छोटा सा नन्हा शावक मिलता है जिसका इन्होंने क्या नाम रखा था, मोहन नाम रखा था। क्या नाम रखा था, मोहन नाम रखा था, मोहन। अब आपके प्रश्न पेपर में प्रश्न आता है कि मोहन को कब पकड़ा गया था, तो मोहन को पकड़ा गया था 27 मई 1951 को पकड़ा गया था। 1951 को पकड़ा गया था। तो मोहन को कब पकड़ा गया था, 27 मई 1951 को पकड़ा गया था। और मोहन को पकड़ने के पश्चात इसी किले में रखा गया था। कहाँ रखा गया था, गोविंदगढ़ के किले में रखा गया था। तो देखिए पेपर में प्रश्न क्या आएगा कि मोहन बाग को कब पकड़ा गया था, तो 27 मई 1951 को पकड़ा गया था। इसे कहाँ रखा गया था, तो गोविंदगढ़ के दुर्ग में रखा गया था। अब होता क्या है कि मोहन अकेला रहता है तो क्या करता है, भाग जाता है, और भाग करके वर्तमान में जहां पर बनाया गया है व्हाइट टाइगर सफारी बनाया गया है मुकुंदपुर, वहां चला जाता है। और वहीं से पकड़ करके, मुकुंदपुर से पकड़ करके मोहन को दोबारा लाया जाता है। बाद में राजा के आदेश पर 3 जो बाघिन होती है उन्हें लाया जाता है। कौन कौन थी बाघिन थी, तो राधा थी, सुकेशी थी और बेगम थी। तो मोहन के साथ आपको 3 बाघिन का नाम मिलता है। किसका किसका मिलता है, राधा, सुकेशी और तीसरा नाम आपको जो देखने के लिए मिलता है वो मिलता है बेगम का मिलता है, बेगम। और वर्तमान में मोहन और इन्हीं 3 बाघिनों के वंशज आपको अलग अलग क्षेत्रों में पूरे विश्व में फैले हुए मिल जाते हैं। तो देखा हमने, क्या देखा कि गोविंदगढ़ का जो किला है, दुर्ग है, वो कितना ज़्यादा प्रसिद्ध है, वर्तमान में आम अनुसंधान केंद्र है। और वहाँ का प्रसिद्ध आम कौन सा है, सुंदरजा आम है। तो ये जो आपके प्रीलिम्स पेपर के लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे चल करके देखते हैं। तो ठीक है, हमें आगे इसके देखना है, तो हमें देखने के लिए मिलता है वेंकटेश मंदिर। और आपको दिख रहा होगा कि जो वेंकटेश मंदिर है वो भी कहाँ पर स्थित है, आपकी रीवा में स्थित है। और इसे किसने बनवाया है, तो इसे बनवाया है ठाकुर लाल रणदमन सिंह ने बनवाया है। किसने बनवाया है, ठाकुर लाल रणदमन सिंह साहब ने बनवाया है। अब देखिए इसमें इसका जो शिलान्यास किया गया है, इसके किसके द्वारा किया गया है, तो महाराज रघुराज सिंह द्वारा किया गया है। अब देखिए इस मंदिर की जो खास विशेषता हमें देखने के लिए मिलती है वो क्या है, इसके स्टाइल, मतलब किस मंदिर निर्माण शैली में बनाया गया है ये, तो ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है। अब आप सबको पता होगा कि उत्तर भारत में कौन सी मंदिर निर्माण शैली फेमस है, उत्तर भारत में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी नागर शैली। फिर उत्तर भारत के नीचे आपको विंध्य पर्वत के नीचे आपको देखने के लिए मिल जाता है, आपको बेसर शैली देखने के लिए मिल जाती है। और बेसर के नीचे आपको मिलती है दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली आपको देखने के लिए मिलती है। अब देखिए यह है मंदिर निर्माण की शैली कहाँ की है, दक्षिण भारत की है। लेकिन उत्तर भारत में जो रीवा का वेंकटेश मंदिर है वो किस में बनवाया गया है, द्रविड़ शैली में बनवाया गया है। इसीलिए क्या हो जाता है, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेपर में आपके प्रश्न आएगा कि रीवा का कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका वेंकटेश मंदिर हो जाएगा। अब हमें आगे चल के देखना होगा हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो हमें देखने के लिए मिलता है वेंकट भवन देखने के लिए मिल जाता है। और ध्यान रखिएगा ये वर्तमान समय में भी क्या होता है, यहाँ पे रीवा के जो राजा हैं उनके वंशज हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। अब वेंकट भवन कहाँ पर स्थित है, तो वेंकट भवन भी आपको रीवा में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसे किसने बनवाया है, इसे बनवाया है महाराज वेंकट रमन सिंह ने बनवाया है। किसने बनवाया इसे, महाराज वेंकट रमन सिंह ने बनवाया है। अब इसकी प्रसिद्धि इतनी क्यों है, इसकी प्रसिद्धि का कारण है इसमें जो 12 दरवाजे हैं, कितने दरवाजे हैं, 12 दरवाजे हैं, 12 दरवाजे हैं। और इसी के साथ में एक आपको मिल जाएगा कोठी बाग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसके बगल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कोठी बाग, कोठी बाग।
और कोठी बाग किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो महाराज वेंकटरमन सिंह थे, उन्होंने महल के बगल में जो कोठी बाग अलग से बनवाया था, वो विशेष रूप से पशु पक्षियों के निवास के लिए बनवाया था। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो रीवा के जो राजा हुए थे, जो जितने भी नरेश हुए, वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? अपने पर्यावरणीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। इसके पहले हमने देखा था किसका नाम, राजा मार्तंड सिंह का नाम देखा था, जिन्होंने क्या किया था कि पशुओं को क्या दिया था, राजकीय संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया था। उसी क्रम में आपको क्या मिल जाता है, कोठी बाग मिल जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? महाराज वेंकटेश सिंह द्वारा करवाया गया है। ठीक है, इसी में आपको एक तालाब देखने के लिए मिलता है जिसे कहते हैं तोरण ताल। कौन सा तालाब आपको मिलता है? तोरण ताल देखने के लिए मिल जाता है। किसमें? आपको वेंकट भवन में ही देखने के लिए मिल जाता है। अब हम आगे के क्रम में चलते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है? माधवगढ़ फोर्ट। अब देखिए, आपने सुना होगा कि जो माधवगढ़ फोर्ट आपको दिख रहा है कहाँ पे है? सतना में है। और सतना से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं तमस। तमस, इसी को क्या कहते हैं? टोन्स। और इसी को क्या कहते हैं? तमस। तीन में से कोई भी नाम अगर को मिल जाए आपको, टमस, टोन्स या फिर तमस। तो इसी तमस नदी के तट पर कौन सा किला स्थित है? आपको माधवगढ़ आपको फोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण करवाया है महाराज विश्वनाथ सिंह ने करवाया है। किसने करवाया है? महाराज विश्वनाथ सिंह ने करवाया है। और ये किसके लिए करवाया था? तो ये जो किला बनाया गया है विशेष रूप से किसके लिए बनाया गया था? सैनिकों के लिए बनाया गया था। सैनिकों के लिए, सैनिकों हेतु बनवाया गया। अब देखिए, अब आप यहीं से रिवीजन करते हुए चलिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जब हम गोंड स्थापत्य पढ़ रहे थे तो वहाँ भी गोंड राजाओं ने एक किला बनवाया था जो किसके लिए था? सैनिकों के लिए था। तो आपको बताना है उस किले का नाम। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर बताइएगा उस किले का नाम क्या था। तो हमने देखा महाराज जो विश्वनाथ सिंह जी थे उन्होंने क्या किया था? माधवगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसके लिए करवाया है? सैनिकों के लिए करवाया है। और यहाँ पे विशेष रूप से हाथी रखे जाते थे। यहाँ पे जो सेना में जो युद्ध के समय जो हाथी उपयोग किए जाते थे, उन हाथियों को यहाँ पे विशेष रूप से रखा जाता था। अब हम आगे चल के देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिल जाता है महामृत्युंजय मंदिर। अब देखिए, आपका जो ये महामृत्युंजय मंदिर है वो रीवा में स्थित है। और इसे किसने बनवाया है? महाराज भाव सिंह ने बनवाया है। किसने बनवाया है? महाराज भाव सिंह ने बनवाया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रीवा में यहीं पे क्या होता है? महामृत्युंजय का मेला भी लगता है। क्या लगता है यहाँ पे? महामृत्युंजय का मेला लगता है। और इस जो मंदिर है, मंदिर के बगल में आपको एक तालाब मिल जाएगा जिसे कहते हैं रानी ताल। क्या कहते हैं? रानी ताल कहते हैं। एक बार आपको और पता होनी चाहिए, हमने एक बार और रानी ताल कहीं पढ़ा है, जबलपुर में पढ़ा है। तो रानी ताल का निर्माण किसने करवाया है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज आपको कमेंट बॉक्स में दो चीज़ें बतानी हैं। पहला कि गोंड राजाओं द्वारा कौन सा महल सैनिकों के लिए निर्मित करवाया गया था, और दूसरा रानी ताल जबलपुर का निर्माण किसने करवाया है। और आपका जो ये रानी ताल जो दिख रहा है कहाँ पे? रीवा में। ये किसके बगल में है? महामृत्युंजय मंदिर के बगल में है। और यहीं पे प्रतिवर्ष एक मेला आयोजित किया जाता है। जो कौन सा मेला होता है? महामृत्युंजय का मेला होता है। और जो किस वर्ष कब लगाया जाता है? तो अवसर होता है महाशिवरात्रि का अवसर होता है। अब हम आगे चल के देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिल जाता है शीतला माता मंदिर। अब देखिए, शीतला माता मंदिर आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? गहोरा में देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है? गहोरा। और मैंने आपको बताया था गहोरा क्या है? रीवा नरेशों की या फिर बघेली राजाओं की क्या है? आपकी प्रारंभिक राजधानी है। क्या है? प्रारंभिक राजधानी है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बुल्लार जो देव थे, बुल्लार देव जो थे, उन्हीं की जो पत्नी थी उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। और बुल्लार देव ऐसा कहा जाता है कि बघेली राजाओं में या बघेल राजाओं में पहले प्रतापी शासक हुए। तो पेपर में अगर आपके प्रश्न आता है कि बघेल राजाओं में पहले प्रतापी शासक या प्रसिद्ध शासक कौन हुए, तो बुल्लार देव हुए थे। ठीक है, अब हमें आगे देखना होगा। हमें आगे देखने के लिए मिलता है आपका सोहावल फोर्ट। तो आपका सोहावल फोर्ट जो है ये सतना में स्थित है और इसे फतेह सिंह ने बनाया था। आपको पता होना चाहिए था कि जो आपका फतेहगढ़ का किला है, ये जो फतेहगढ़ सिंह जो हैं, वो फतेह सिंह जो हैं, उन्होंने क्या किया था? सोहावल फोर्ट का निर्माण करवाया था।
था और उन्होंने रीवा रियासत से अलग होकर के छोटी सी जागीर लेकर के सोहावल रियासत का निर्माण भी किया था। अब हमें आगे चल के देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसमें हमने आपको एक किला नहीं बताया जिसे कहते हैं मैहर का किला कहते हैं, जिसे किसने बनवाया था, जमुनी भान जी ने बनवाया था। तो ये आपके कुछ स्थापत्य कलाएं हैं जो आपको लगातार देखने के लिए मिल जाएंगी। हालांकि अगर हम अन्य क्षेत्रों में देखें, अन्य राजाओं के क्रम में देखें या अन्य रियासतों के क्रम में देखें तो बघेल क्षेत्र में हमें कम स्थापत्य देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो भी स्थापत्य हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं, उनकी प्रसिद्धि लगातार बनी हुई है और आज भी जो पर्यटक बघेल खंड में जाते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा देखने के लिए रोचक विषय होता है। तो आपको 2 प्रश्न, आपको जैसा कि मैंने बताया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और लगातार हम क्या करते रहेंगे, स्थापत्य की सीरीज खत्म करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कार्यक्रम रखेंगे जिसमें हम पूरी तरह से आपको क्या करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद हम आपको नए चैप्टर में ले चलेंगे जहां मध्य प्रदेश के इतिहास के किसी एक क्रम में हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध रूप से हम क्या करेंगे, जानकारी उपलब्ध करेंगे। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब भी करें। आप लोग क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।